साल 2024 इंडियन डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग साल होने वाला है। इस साल के इलेक्शन को बस एक महीने से कम बचे हैं और इलेक्शन पंडित भी इलेक्शन डायनामिक्स को समझ नहीं पा रहे। इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के साथ ही पार्टीज ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी जहां हर रैली में 400 पार का नारा दे रहे हैं, इंडिया अलायंस भी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुट होने की कोशिश कर रही है। कुछ सर्वे एक साइड को जीतते हुए दिखा रहे हैं तो कुछ सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि दूसरी साइड की जीत तय है। अगर गार्जियन जैसे न्यूज सोर्सेस को कोट किया जाए तो इस साल हमारी पहली साइड यानी बीजेपी का जीतना लगभग तय है और उन्हें हराना लगभग नामुमकिन होने वाला है। पीएम मोदी की लीडरशिप वाली बीजेपी साइड इंटरेस्टिंग और स्ट्रांग तो है, लेकिन अगर वो ये कारनामा कर दिखाते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे ऐसे पीएम होंगे जो लगातार तीसरी बार फुल मेजोरिटी के साथ इलेक्ट होंगे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरी तरफ खड़ी है कांग्रेस, वो भी अकेले नहीं, पूरे के पूरे इंडिया अलायंस के साथ। अब भले ही इंडिया अलायंस के हर मेंबर की सीट मिला दें तो भी 130 से ज्यादा क्रॉस नहीं हो सकती, फिर भी ये अलायंस मोदी गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट है और इलेक्शन डायनामिक्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाते हैं। इसके पीछे का रीजन उनकी जीती हुई सीट्स में नहीं बल्कि उनकी हारी हुई सीट्स में। ये सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिया में इलेक्शन के रिजल्ट दो तरीके से प्रेडिक्ट किए जाते हैं। पहला तरीका है पिछले लोकसभा चुनावों को देखने का और दूसरा है बीच बीच में होने वाले विधानसभा चुनावों में ये देखने का कि करंट किस ओर बह रहा है। इस साल के चुनावों की डायनेमिक्स को अच्छे से समझने के लिए चलते हैं पहले 2019 के इलेक्शन में। 2019 का रिजल्ट बीजेपी के फेवर में था। उन्होंने 303 सीटें जीती थी और कांग्रेस जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी उनके हाथ में आई थी सिर्फ 52 सीट। रिजल्ट सभी ने देखा, लेकिन शॉक कर देने वाले पॉइंट्स रिजल्ट की डिटेलिंग में मौजूद। इस इलेक्शन में बीजेपी ने 303 सीटें तो जीती थी, लेकिन उनके पास वोट परसेंटेज का सिर्फ 37.3% था और उनसे लगभग 6 गुना कम सीट जीतने वाली कांग्रेस के पास 19.46% वोट्स थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे। यहाँ पर कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हुई कि उन्हें वोट कटिंग का सामना करना पड़ा। वोट कटिंग टर्म का मतलब होता है जब पार्टी ए के वोट पार्टी बी को मिल जाए। और इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं आपको कुछ लोकसभा सीट का एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मेरठ की सीट, जिसमें जीत का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 4700 वोट्स का था। इसमें तीसरे नंबर की पार्टी यानी कि कांग्रेस के पास 34,000 वोट थे। समझिए डिफरेंस 4700 का था। अब अगर इमेजिन कर लिया जाए कि बीएसपी और कांग्रेस उस साल अलायंस में होते तो ये सीट पक्का बीएसपी के पास होती या फिर कांग्रेस के पास। इसी तरीके से आप चांदनी चौक की सीट देख सकते हैं, जहां पर 2019 और 2024 दोनों ही बार बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने सीट जीती। 2014 में उन्हें 44% का वोट शेयर मिला था। सेकेंड और थर्ड यानी कांग्रेस और आपके मिलाकर लगभग 47% वोट थे, यानी कि अगर दोनों में से कोई एक लड़ता तो जीत जाता। उसके बाद 2019 के चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन का वोट परसेंटेज था 52% और सेकेंड और थर्ड नंबर पर मौजूद कांग्रेस और आपके पास मिलाकर 45% वोट शेयर था। यानी कि अगर दोनों में से कोई एक लड़ता तो जीत का मार्जिन बहुत कम हो सकता। होशियारपुर में भी लगभग एक जैसी ही कहानी देखी गई, जब बीजेपी के सोम प्रकाश के पास वोट शेयर 42% थे और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर मिला के 50% थे। यानी कि दोनों में से कोई भी एक लड़ता तो आसानी से जीत हो जाता। अब अलग अलग सीट्स के लेवल से हटके ओवरऑल बात करते हैं तो कई स्टेट की ओवरऑल परसेंटेज से ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस की वोट कटिंग हुई, लेकिन इसी वोट कटिंग का सॉल्यूशन इंडिया अलायंस से निकलेगा। यानी कि अगर 2019 के चुनावों को देखा जाए तो इंडिया अलायंस के उस साल बीजेपी के परसेंट के वोट जितने ही वोट थे, बट वो एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट करने के कारण अनइफेक्टिव हो गए थे। तो इन चुनावों में वो प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिलेगी शायद, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस बार इंडिया अलायंस अपनी गवर्नमेंट बना रहा है? इस तरह के किसी भी कंक्लूजन से पहले हमें एनालिसिस के दूसरे तरीकों को भी चेक करना पड़ेगा, जिससे हम चेक करते हैं कि करंट किस ओर बह रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए 2012 और 13 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये लोकसभा चुनावों से जस्ट पहले के साल है। इस इलेक्शन को एक्सपर्ट एक सेमीफाइनल की तरह देखते हैं और अगर उन्हीं की भाषा में कहा जाए तो कांग्रेस ने इस सेमीफाइनल को बहुत बुरी तरीके से हारा था। गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब की हार हो या उत्तराखंड में सिर्फ एक सीट से मेजोरिटी लेनी हो, 2012 बुरे इंडिकेशन लेके आया था। द हिंदू के हिसाब से ये कांग्रेस पार्टी के लिए शॉकिंग था और अगर 2012 शॉकिंग था तो 2013 तो होश उड़ा देने वाला था। दिल्ली हारना हो या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हारना हो,
सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। और फिर 2014 में हुआ भी सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली। अब अगर 2022 और 2023 को भी इसी तरह के सेमीफाइनल की तरह एनालिसिस करें तो पिक्चर बहुत हद तक क्लियर नजर आती है। उस साल अलग अलग राज्यों में हुए चुनावों में बीजेपी को मिले गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और गुजरात में। आम आदमी पार्टी को मिला पंजाब और कांग्रेस सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जीत पाई। हिमाचल प्रदेश के डेटा में और डिटेल में जाएं तो जीत का ये मार्जिन सिर्फ 5% का था। वहीं अगर जो स्टेट कांग्रेस ने हारे उन्हें एनालाइज करें तो मार्जिन बहुत कम है। ऑन एन एवरेज हर स्टेट में 20% वोट्स का मार्जिन है, जो कि दिखता है कि ये क्लोज फाइट नहीं थी बल्कि एक तरफा मुकाबला। अब अगर बात करें 2023 की तो इस साल कांग्रेस के हाथ में आए 9 में से सिर्फ 2 स्टेट और बीजेपी के पास गए 9 में से 5 स्टेट। हाँ, इन रिजल्ट में से पॉजिटिव ये मतलब निकाला जा सकता है कि राजस्थान में जीत का मार्जिन सिर्फ 2% का था और मध्य प्रदेश में जीत का मार्जिन सिर्फ 8% ही था। छत्तीसगढ़ में ये जीत का मार्जिन सिर्फ 4% था। यानी कांग्रेस की तरफ से एक अच्छी फाइट तो दी गई। वो फाइट भले ही असेंबली इलेक्शन में फायदेमंद ना रही हो, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में वो फायदेमंद हो सकती है। लेकिन उसके पीछे कंडीशन यही है कि वोटर्स की साइकोलॉजी चेंज ना हो। इस साइकोलॉजी को कहते हैं वोटिंग बिहेवियर। यूनाइटेड स्टेट्स में इस टर्म पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन इंडिया में लोगों को अभी इस बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता है। इस बिहेवियर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है अपनी वोट को खराब ना करना। जैसे मान लेते हैं कि किसी सीट पर 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ए, बी और सी। अब इन तीनों में से जीतने के चांसेस ए के ज़्यादा है और ये बात सबको विजिबल है, पता है। तो सिर्फ इस फैक्टर से ही उस सीट के 10% वोट का फ्लो ए की तरफ चला जाएगा। इंडियन पॉलिटिक्स में ये बिहेवियर अपनी पीक पर है। लोग एंड मोमेंट पर अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट तक चले जाते हैं ताकि उनके वोट की वैल्यू बनी रहे। तो इसलिए अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो 2024 का इलेक्शन एक तरफा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। 2019 का इलेक्शन कहता है कि इंडिया अलायंस एक बहुत अच्छी फाइट दे सकता है। 2022 और 2023 के रिजल्ट ये कहते हैं कि कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस के पास करंट नहीं है, लेकिन उनके पास कन्वर्ट करने के लिए बहुत कुछ। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें एक साल में की जा सकती हैं, या फिर ये कहानी 2029 तक खींचेगी? और क्या असेंबली इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज में छोटी मगर इम्पैक्ट के मामले में बड़ी हार लोकसभा चुनावों को इफेक्ट करेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।